सोल्जर्स हमें डिफेंड कर रहे हैं, बट उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं करी जाती? जब एक फौजी अपने घर से दूर आ जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड से दूर आ जाता है, वो मोबाइल से कांटेक्ट नहीं कर सकते, उनको कॉन्टिन्यूटी रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है। जेनजीज के लिए एक अच्छा ऑफिसर या अच्छा सोल्जर बनने में क्या है? आप अभी पाकिस्तान के साथ आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, फर्स्ट टाइम एयरफोर्स इतनी ज्यादा क्वांटम ऑफ एयरफोर्स यूज्ड वाज द मैक्सिमम दिस टाइम। ये सारा का सारा वॉरफेयर टेक्निकली ओरिएंटेड था। अगर हम कंपेयर करें इंडियन आर्म फोर्सेस वर्सेस पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, कितना डिफरेंस आपके हिसाब से? हर एक चीज के अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर वे बेटर देन द पाकिस्तानी फोर्सेस। उनकी मिसाइलों से लेके हथियार जो लेते हैं वो खुद के बने हुए नहीं है। दूसरा एक और नेबर है चाइना, तो अगर उनके साथ कंपेयर करें तो कैसा है? जब गलवान के अंदर ही इनफैक्ट जब स्कर्मिशेस हुई थी, पीपल वर शाइंग अवे फ्रॉम द बॉर्डर। They didn't want to go and confront the Indian soldiers in the tough terrain. Colonel Kohli, welcome to the Deep Root Talks. Thank you so much. I have gone to many studios, but this is the most amazing. आपका स्टूडियो बहुत ही अच्छा है and you have a very positive personality and smile. Thank you so much for calling me. No, thank you. अभी आपसे ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हमने कई बातें की हैं और द इन डेप्थ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज व्हाट यू हैव, जो आपका एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सर्विंग एज अ सोल्जर बट जर्नलिस्टिक भी और एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, मतलब इट्स वेरी वेरी डीप रूटेड। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है आपसे डीप रूटेड बातें करने में। Thank you so much. So magnanimous. तो आज जैसे हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, एंड दैट इज़ जो सोल्जर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में। तो जब हम कहते हैं, जब भी सोल्जर्स की बात करते हैं तो मेंटली स्ट्रांग बोला जाता है उन्हें, और सोल्जर्स एक्चुअली ये बात है, सोल्जर्स हमें डिफेंड कर रहे हैं बाहर से भी और अंदर से भी, जिस वजह से हम ये शायद पॉडकास्ट भी आराम से कर पा रहे हैं। बट उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं करी जाती, और ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किस लेवल तक है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, क्योंकि सोल्जर्स की मेंटल हेल्थ लोग हमेशा जो है वो एसोसिएट करते हैं वायलेंट इंसिडेंट्स जो करते हैं होते हैं उनकी लाइफ के अंदर, या जो एक्शन के अंदर जब वो रहते हैं, कहीं पे भी JNK में हो या किसी भी और जगह के अंदर हो, उससे लोग एसोसिएट करते हैं। बट सोल्जर्स भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनकी एसोसिएशंस होती हैं। मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स जो है वो 17 से 30 साल के बीच के अंदर जो है फोर्सेस के अंदर आते हैं। उनके अपने इक्वेशंस हैं, उनके रिलेशनशिप्स हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं जिनको वो छोड़ के आते हैं। वो उनकी लाइफ के अंदर एक अहम रोल प्ले करते हैं और लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, लोग उसके बारे में बात भी करना नहीं चाहते हैं। क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? जो ऑफिसर्स उनके ऊपर हैं वो मोर और लेस उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट्स भी नहीं हैं। वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो खुल के अपनी लाइफ के बारे में नहीं बता सकते हैं। एक फ़ौजी को एसोसिएट किया जाता है उसकी ब्रांड वैल्यू उसकी फ़िज़िकल और मेंटल पावर की वजह से है, इस करके इस टैबू इशू को कोई टच नहीं करना चाहता है। हाउएवर वर्ल्ड तो वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। आपको पता है ये डेटिंग ऐप्स का ज़माना है जिसके अंदर लोगों की लॉयल्टीज़ एवरी इफ़ नॉट आवर्स मंथ्स के अंदर तो चेंज हो ही जाती है। जब एक फ़ौजी अपने घर से दूर आ जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड से दूर आ जाता है, या अपने जो है कंफर्ट जोन जो उसको मिला है बचपन से, वहाँ से जब दूर आ जाता है और उसकी उम्र 18 से 19 साल की है, दुनिया मूव ऑन कर जाती है। उनके पास अपने स्ट्रेस के इश्यूज होते हैं, वो कम्युनिकेशन से दूर होते हैं, मोबाइल की भी रिस्ट्रिक्टेड कनेक्टिविटी होती है समटाइम्स ड्यू टू ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। वो मोबाइल को से कांटेक्ट नहीं कर सकते, उनको कॉन्टिन्यूटी रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है। सो ड्यूअल इम्पैक्ट जो है फ़ौजी की मेंटल साइकोलॉजी के ऊपर होता है। एक तो वो अंडर प्रेशर है फ्रॉम द एडवर्सरी एंड एनिमी, और उसके ऊपर कॉन्टीन्यूस प्रेशर है उसकी हायरार्की का, टॉप से लेके बॉटम तक परफॉर्म करने का, सो डैट एवरीबडी इज़ सेफ, ईच इंडियन इज़ सेफ लाइक यू सेड। एट द सेम टाइम उसके ऊपर एक और प्रेशर है, वो है उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, एंड हाउ उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स उससे छीन ली जा रही हैं।
कैसे दुनिया मूव ऑन कर रही है और वो वेल कनेक्टेड नहीं है, वो जो है वो अपने फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से नहीं बात कर पा रहा है। एंड आई डोंट ब्लेम द गर्ल्स ऑल्सो। वो अपने जो है उनका अपना एक दायरा है, उनकी अपनी एक लाइफ है, दे हैव टू मूव ऑन। वो देखती हैं जब फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है, इमोशनल नीड्स भी, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी मीट अप नहीं हो रही हैं किसी फौजी के साथ, दे लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स एंड दे फाइंड अदर पीपल अराउंड। ये ट्रॉमा बहुत देता है फौजियों को, दे फील डिसहार्टन्ड। मैनी ए टाइम्स जो है गर्ल्स उन्हीं को ब्लेम करती हैं इस सारे के सारे कॉज के लिए, फॉर मूव ऑन करने के लिए। वो उनको गैस लाइट करती हैं, वो उनको बोलती हैं आप अवेलेबल नहीं थे इस करके हमारा तो जो है मूव करना ही था हमें। वो जो है कंट्रोल पॉइंट्स बना देती हैं गर्ल्स उनके लिए, और वो जो है लॉन्ग टर्म कभी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट हो जाता है, कभी जो है उनसे बात नहीं करती हैं, थिंग्स लाइक दैट स्टार्ट हैपनिंग। उसकी वजह से सोल्जर्स के अंदर देखा गया है पिछले कुछ सालों के अंदर लगभग कोई 7 से 8% इंक्रीज इन हुआ है। 7 to 8%. 7 to 8% तो कुछ ही सालों में, और टोटल 17 से 18% इन द लास्ट अबाउट 1 डिकेड केसेस सोल्जर्स के, At all levels. एट ऑल लेवल्स। जनरली ऑफिसर लेवल पे थोड़ा कम है, बट एट जवानों के लेवल के ऊपर, जो मैंने एज ब्रैकेट आपको बताया 17 से लेके 30 साल के एज ब्रैकेट के अंदर, एंड मोस्टली के अंदर ये पाया गया है रीजंस वर पर्सनल, रीजंस वर नॉट प्रोफेशनल, कि उनके ऊपर प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर था। अब इसको भी आप पर्सनल को भी प्रोफेशनली एक तरह से कह सकते हैं, बिकॉज उनको अपने कंफर्ट जोन से, अपने लव्ड वन से फ़ौजी ट्रेनिंग के लिए या फ़ौजी काम करने के लिए दूर रखा गया है। वो मैरिड नहीं है, कोई 17 से 30 के बीच में आजकल हार्डली कोई मैरिज होती है। गर्ल्स भी जनरली लेट 20s में ही मैरिज करना पसंद करती हैं आजकल। सो मैरिज अकोमोडेशन का और उस तरह की बात नहीं है, ये बात है सोसाइटी के अंदर पीपल हैव बिकम मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, दे आर मोर वेल कनेक्टेड, दे वांट अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो उसको वो फौजी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इस करके गर्ल्स मूव ऑन। उसका उसके ऊपर मेंटल प्रेशर है, दैट एड्स टू हिज मेंटल ट्रॉमा इन अ वे। जैसे समय बदल रहा है, वैसे ऐसी क्या चीज़ें फ़ौज में भी इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं कि जिससे इमोशनल हेल्थ की बात करूँगा मैं, मेंटल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इमोशनल हेल्थ, फ़ौजियों का इमोशनल हेल्थ बेटर हो। जवानों का मैं बहुत सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। बहुत से सीनियर ऑफिसर कहते थे हमें तो चिट्ठी ही 4 दिन के बाद मिलती थी, अरे ये मोबाइल हो रहा है इसी करके बहुत ज़्यादा जो है हो रहा है, इनको मोबाइल अलाउ कर रहे हैं, मोबाइल ही मत अलाउ करो, अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी सिचुएशन कुछ टाइम के बाद। ये थॉट प्रोसेस है सीनियर हायरार्की का। आई हैड अ वेरी डिफरेंट व्यू। वो रिजॉल्व नहीं होगी सिचुएशन, पीपल विल मूव ऑन, वो घर के अंदर जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे। आप मोबाइल पे भी नहीं उनको अगर कनेक्ट करने दोगे, उनसे बात नहीं करने दोगे, आप जो है वो आवर्स नहीं रखोगे जिसके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन जो है अलाउ किया जाए उनको, एज फार एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल दे शुड बी अलाउड टू कम्युनिकेट। लीव शुड बी अ मैटर ऑफ राइट, नॉट एज अ प्रिविलेज। ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम क्या होता था, जवानों की छुट्टी, ऑफिसर्स की भी छुट्टी वॉज अ मैटर ऑफ privilege, not as a right. They couldn't demand their leave. But there has to be some laxity. अभी जो है वो छुट्टी उसको हमेशा मिलनी चाहिए जब भी उसके घर के अंदर इमरजेंसी है या उसको कोई भी प्रॉब्लम है। सेकेंडली, कम्युनिकेशन इज़ अ राइट। आपने बंद कर दिए सोशल मीडिया के ऐप सिक्योरिटी की वजह से, बट आप ह्यूमन एंगल और इमोशनल एंगल नहीं देख पाए। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑल अदर सोशल मीडिया के ऐप्स पूरी की पूरी आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए बैन कर दिए हैं कि वो कहीं आप दुश्मन से जो है वो कांटेक्ट ना कर लें। आप अपने जवान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी ह्यूमन नीड्स भी हैं, उसकी रिक्वायरमेंट इन अ सोसाइटी भी है, उसकी इमोशनल वेंट आउट करने की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो जवान की रिक्वायरमेंट्स हम नहीं समझते, ये चेंजेस आनी ज़रूरी हैं। दे शुड बी अलाउड टू एक्सेस their accounts, they should be allowed on social media, we should trust them, we should train them how to use it,
हमारे को एकेडमी में या फिर जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ही उनको ट्रेन करना चाहिए कि आपको फॉरेन एलिमेंट्स के साथ नहीं करना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी है। और उसके बाद फिर हमारे को अपने जवान को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से अपनी पर्सनल सोशल वेलबींग एस्टेब्लिश करता है, और उसमें सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है। वो सब हमें लिबरल होना चाहिए और अलाउ करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया पे एक्सेस नहीं होता, जिस वजह से यू फील लेफ्ट आउट इन अ वे कि दुनिया में क्या चल रहा है, और क्योंकि सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। So I took a break from Instagram and Facebook for almost 3 months. So my team was managing it. And वो एक तरह से डिजिटल डिटॉक्स मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था. I did that. बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सीइंग द रील्स, बट बहुत लेटेस्ट चीज़ें हम मिस कर जाते हैं जो दुनिया में हो रही हैं, और द कनेक्ट ऑल्सो यू लूज़ टू अ सर्टन एक्सटेंट. मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया पे होना ही इंपॉर्टेंट है. हाँ, वो डिजिटल डिटॉक्स के साथ ये मुझे एक फ़ायदा हो गया कि मैं दिन में 1 या 2 बार ही चेक करता हूँ. बट जब मैं दोबारा आया, आई वॉज टू डू अ वर्कशॉप ऑन AI पे इतने सजेस्टिव वो आ जाते हैं, इतनी चीज़ें पता चल गई कि आई वॉज एबल टू डू इट मच फास्टर. एंड कहीं ना कहीं जो आपकी जैसा समाज चल रहा है, और अगर आप उसमें नहीं हो तो वो उस धारा से कहीं ना कहीं हट जाते हो. मैं एक बड़ा And you बेसिक become- क्वेश्चन हाँ जी. पूछना चाहता हूँ. आप डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, आई एग्री विद यू, बट लेट मी जस्ट टॉक एक फौजी की तरह नहीं, एक जस्ट यंगस्टर की तरह, या फिर एक जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह. लेट मी जी. जस्ट एक 17-18 साल का लड़का है, हाँ जी. उसने जस्ट अपनी +2 की है और उसके बाद जो है वो फौज में आ गया. अब उसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसको भी गर्लफ्रेंड चाहिए. यस. सबको चाहिए, सबको जो है वो मिलना है, सबको जो है एक गर्लफ्रेंड चाहिए जो उसके जो है दुख सुख में भी हो, उसका हाल चाल भी पूछे, उसकी फिजिकल एज वेल एज इमोशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करे. वो 21 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, आप उसको कांटेक्ट भी नहीं करने दे रहे, आप उसको इंटरेक्ट भी नहीं करने दे रहे, आपने उसको जो है वो आइसोलेट करके रखा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि क्या इधर उधर है. आपने उसके एवेन्यूज़ ऑफ अप्रोच विद द अदर जेंडर पूरे के पूरे क्लोज कर दिए कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा. ये उसकी आज की डेट के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एवरीबडी जो भी उसके साथ के पीयर्स थे जो साथ में +2 करके फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन की, वो जब छुट्टी जाता है 1 महीने के लिए, वो सब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, वो एक खुशी लाइफ लीड कर रहे हैं. ये यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड फील. एग्जैक्टली. जो इमोशंस है अगर आप सप्रेस करोगे तो वो और ट्रॉमा देंगे. तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग देनी चाहिए कि सोशल मीडिया को कैसे सही तरीके से यूज़ करे और एक मिस हैंडल ना हो जाएं, हनी ट्रैप ना हो जाएं, दुश्मन के क्लैंडस्टाइन उसका हिस्सा ना बन जाएं. किसी भी चीज़ का तरीका उसको बैन कर देना या फोर्ट बना देना नहीं होता. फोर्ट वॉरफेयर हुआ करता था किसी टाइम में. आज की डेट में फोर्ट वॉरफेयर के अंदर आपने चारों तरफ अपने दीवार बना ली और बोल लिया अब मैं सेफ़ हूँ. ये एक तरीका नहीं है सेफ्टी का. पर सर इसके बारे में बात होती भी होगी, ऐसा नहीं है कि थॉट्स भी आए होंगे कि किया जाए, तो ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा? क्या रीज़न लगता है आपको? ये रिसेंटली ही 2019 के अंदर बैन कर दिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स. मिसयूज़ हुए थे, पाकिस्तान एंड अदर हमारे जो एडवर्सरी हैं वो उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे. तो हमने जो है, मेरा माने तो बिल्कुल गलत डिसीजन लिया. हमने जो है ट्रेनिंग के ऊपर हमने ईजियर तरीका इस्तेमाल किया. फ़ौज के अंदर बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन एंगल से नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल एंगल से और सिर्फ नेशनलिस्टिक एंगल से देख के जो है इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं. बट थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल. आपको एक लॉन्ग टर्म विजन भी होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. ट्रेनिंग के अंदर किस तरह से विद चेंजिंग टाइम्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. सिलेक्शन प्रोसेस भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं जवानों को और ऑफिसर्स को, वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है. आप देखेंगे कि SSB ये जर्मन टाइम का बना हुआ 1936 का प्रोसेस है जिसके से ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है. आज की डेट में वो ये 1936 वाला प्रोसेस 1936 का जर्मन्स ने ईजाद किया था. ये तब का प्रोसेस जब ट्रेंच वॉरफेयर होता था, और आज की डेट में ड्रोन वॉरफेयर हो रहा है. इस तरह का इकोनॉमिक वॉरफेयर की तो कोई बात ही नहीं करता था, एंड किसी ने कभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की उस समय जो है बात नहीं की.
उन यार्ड स्टिक्स के ऊपर 13 या 14 यार्ड स्टिक्स के ऊपर ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है आज की डेट में भी, और हमने चेंज नहीं किया। अब मुझे बताइए हमारी ऑफिसर्स की जो अकेडमीज़ हैं उसके अंदर कैरिकुलम के अंदर क्या चेंज हुआ है, क्या डायनामिक चेंजेस आई हैं, क्या हमने जो है वो वॉरफेयर के सिस्टम्स को चेंज करके उसके अंदर न्यू वॉरफेयर के सिस्टम्स के हिसाब से कैरिकुलम चेंज कर दिया है? मेजरली नॉट। अभी भी आज की डेट में भी हम चिनलेट्स कराते हैं जिसके अंदर जो है 30-40 किलोमीटर ऑफिसर्स को चलाते हैं वज़न के साथ। शायद ही कोई ऑफिसर अब आज की डेट में 30-40 किलोमीटर चलेगा उतने वजन के साथ और उस तरह की लड़ाई लड़ेगा। एंड्योरेंस इज़ रिक्वायर्ड, येस, बट एट द सेम टाइम और बहुत सारे टैलेंट्स हैं, और लॉयल्टी एंड टू हैव अ करप्शन फ्री आर्म्ड फोर्सेस, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, एसएसबी के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर लॉट ऑफ चेंजेस नीड्स टू कम। जैसे इसी की बात कर रहे हैं कि बदलाव हर चीज़ में चाहिए, और पिछले 10 साल में बदलाव बहुत तेज़ी से आया है हर चीज़ में, जब से टेक्नोलॉजी का एडवेंट हुआ और जब से एआई की बात हो रही है, तो एवरी डे वी सी अ न्यू थिंग, हर लेवल पे हम देख रहे हैं। अब तो जैसे आई वाज इन यूएई, वहाँ पे तो अब एयर टैक्सीज़ की भी बात हो रही है, वो बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं वो उन्होंने, आई थिंक ट्रायल्स दे हैव ऑलरेडी रनिंग, सो द वर्ल्ड इज़ मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो आप जैसे बता रहे हैं 1936 के टाइम का जो एसएसबी का प्रोसेस चल रहा है, जो जर्मन्स के टाइम का, और अब चेंजेस चाहिए। आपको लगभग आपने 24 साल से सर्व किया है इन इन द आर्म्ड फोर्सेस। सबसे मेजर चेंज जो आपने किस साल से किस साल तक देखा है इन टर्म्स ऑफ द मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द जवान्स एंड ऑफिसर्स जो रिक्रूट हो रहे हैं, और सेकंड इज़ जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी को लेके भी अगर हम बात करें? देयर हैव बीन, जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी की चेंजेस देखेंगे और जनरेशनल चेंजेस देखेंगे, वैसे वैसे ही फौज कोई इम्यून नहीं है बाहर के सिस्टम के हिसाब से। जब इंटरनेट 20s के अंदर इनिशियली 2000 के अंदर जब इनिशियली इंटरनेट का आर्गूमेंट हुआ, उसके बाद जो जनरेशन्स आई हैं दे आर स्लाइटली डिफरेंट दैन द प्रीवियस जनरेशन्स। हमने देखा है इंटरनेट के साथ बेसिक जो है वो चेंजेस आई थी, उसके बाद क्लाउड की लोग बात करने लगे, फिर एआई की बात करने लगे हैं। ऑब्वियसली जवान भी उसी सोसाइटी से आ रहे हैं जिस सोसाइटी के अंदर ये सारी की सारी चेंजेस आ रही हैं। ये सारी की सारी चेंजेस आपकी मेंटल एंड फिज़िकल अपब्रिंगिंग को चेंज कर देती हैं। जैसे कुछ जवानों के पेरेंट्स जंगल के अंदर जाते थे, लकड़ी इस्तेमाल करते थे, गैस नहीं थी, फिर उसके बाद लाइट आ गई, सारे के सारे पानी के जो है वो साधन इम्प्रूव हो गए, ये एक चेंज आया। उसके बाद नेक्स्ट चेंज आया कि सारे ये बिजली के बिल बाकी सारा कुछ इंटरनेट से होने लगा, सहूलियतें जो हैं बढ़ गई हैं। सो फिज़िकली एंड मेंटली जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो चेंज्ड आती है। ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंजेस आर्मी के अंदर भी आई हैं। पीपल आर मे बी नॉट फिजिकली डैट स्ट्रॉन्ग, बट बिलीव यू मी मेंटली शार्प हैं। एक इंडियन जवान जो है उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी है, उसकी जो है हैंडलिंग ऑफ वेपन एंड इक्विपमेंट अमेजिंग है। हमने जो है चेंज किया T-55 टैंक से T-90 टैंक में। T-55 टैंक एक मैनुअल टैंक है, उसके अंदर 4 आदमी की जो है ज़रूरत है, बहुत फिजिकल एनर्जी चाहिए। T-90 में इतनी फिजिकल एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन आपको टेक्निकल एक्यूमेंट चाहिए, आपको उसके कंप्यूटर्स हैंडल करने पड़ते हैं और फिर एक्यूरेट फायर करना पड़ता है। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है, पर्सनल भी चेंज हुए हैं, बाहर की एनवायरनमेंट भी चेंज हुई है, बट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है और होनी चाहिए। उसी तरह से सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है और वो होना चाहिए। सब बदलाव, जैसे हम बदलाव की बात कर रहे हैं और हर चीज़ में आ रहा है, और जैसे अब बता रहे कि पहले लकड़ी थी, फिर गैस सिलेंडर्स हैं, अब तो इलेक्ट्रिक, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग एट एवरी बेसिक लेवल ऑल्सो। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक सर्टन लेवल के लोग ही थे, वो एक सर्टन फैसिलिटीज़ उन्हीं के पास होती थी, और बेसिक फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग इंटरनेट इज़ विद एवरी वन, ऑलमोस्ट एवरी वन। अब ऐसे ही कोई जवान या इवन कोई ऑफिसर 2 महीने की छुट्टी के लिए घर आता है, सर्विंग इन JNK और नॉर्थ ईस्ट और एनीवेयर जहाँ पे फ्रंट पे हैं, जहाँ पे मेन धारा से हटे हुए हैं, यहाँ आके जब देखते हैं कि यहाँ तो दुनिया बदली हुई है, तो उसके बाद जब वो वापस आते हैं सर्व करने, कितना समय लगता है दोबारा सेटल होने में वहाँ पे? अरे बहुत, और वो एनवायरनमेंट समझ ही नहीं पाती। आफ्टर माई मैरिज मैं हनीमून में यूके चले गया। सो यूके में वहाँ पे तो सब कुछ अलग था और इंटरनेट बूम काफ़ी ज़ोरों शोरों पे था।
हम इंटरनेट तब यूज़ ही नहीं कर रहे थे, ईमेल आईडी भी नहीं था। सो देयर वाज अ क्वांटम शिफ्ट। मैंने जो एनवायरनमेंट देखी वो आर्म्ड फोर्सेस की एनवायरनमेंट से टोटली डिफरेंट थी। उसके अंदर सम ऑफ द थिंग्स वर रिडंडेंट ऑल्सो एंड सम ऑफ द थिंग्स वर रिजिड ऑल्सो, और वो ऐसे लग रहा था कि बाहर की दुनिया शायद इन्होंने देखी नहीं है जब वापस आए। और मैं लेफ्टिनेंट ही था। सो मेरी कमीशनिंग हुए कुछ ही साल हुए थे। सो अब ये एक हायरार्की को बताना और समझाना कि किस तरह से वर्ल्ड बाहर में चेंज हो रहा है और किस तरह से हमारे को अडेप्ट करने की ज़रूरत है, कभी कभी फोर्सेस के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वो बहुत मुश्किल होता है जवान के लिए भी एडजस्ट करना, और इसी करके इनडिसिप्लिन के केसेस बढ़ जाते हैं। लोग जो है ओवर स्टे ऑफ लीव कर जाते हैं। बहुत सारे लोग फोर्सेस के अंदर कंटिन्यू नहीं करना चाहते अनलेस दे आर कंपेल्ड, अनलेस उनके पास जो है वो दाल रोटी की प्रॉब्लम है, वो डिसिप्लिन को एडजस्ट नहीं कर पाते आफ्टर लीव। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, ये एक समस्या है। हाउएवर फोर्सेस ने बहुत सारा काम किया, फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी इम्प्रूव की हैं। खाने पीने रहने की फैसिलिटीज़ बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। दी फूड एट ऑल लेवल्स, जवानों के लिए भी फूड इज़ बेस्ट डेट इज़ अवेलेबल। उनको घर पे उतना अच्छा खाना नहीं मिलता जितना जो है फ़ौज के अंदर मिलता है। उसी तरह से उनके रहने के लिए भी और उनको इक्विपमेंट और जो मिलता है वो बेस्ट है। शायद वो घर पे अपने साइकिल चलाते थे लेकिन वहाँ पे फ़ौज में जीप चलाते हैं। उसी तरह से शायद वो 2 टाइम की मील घर पे खा रहे थे लेकिन यहाँ पे 3.5 टाइम्स की मील जो है वो खा रहे हैं। शायद उनको उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी घर पे, उतनी अवेलेबल की जा रही हैं। हाउएवर मेंटल एस्पेक्ट्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ, आई एग्री विद यू। उनके सोशल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट एडिक्वेटली। There is an extreme kind of discipline and pressure that is put in the armed forces, which is required to some extent, but then they are not compensated as much as money is concerned. आप फिर उनको उतना ही पैसा दीजिए ताकि वो कॉम्पनसेट हो जाए। उनको जो रिगर्स ऑफ लाइफ और डिसिप्लिन की वजह से जो वो मिस आउट कर रहे हैं बाहर की लाइफ को, वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। देयर इज़ अ स्कोप फॉर कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट ऑफ पे, पैकेजेस, फैसिलिटीज़ and overall happiness index of at all levels. सर while you were serving, तो बहुत जवान भी और ऑफिसर भी जब छुट्टी से वापस आते थे तो सबसे बड़ी नॉर्मल प्रॉब्लम क्या फेस होती थी पहले आने के पहले 10 दिन या 15 दिन? कई तो मुरझाए रहते हैं, उनका मन नहीं लगता, फिर जो है बार बार घर पे बात करने की ज़िद करते हैं, फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम से जो है वो परेड पे कई बारी नहीं आ पाते हैं। एसडीएम की बातें उनको जो है, आर्मर्ड में एसडीएम होता है, सीएचएम होता है इन्फेंट्री के अंदर, कंपनी हवलदार मेजर, वो कंट्रोल करता है जवानों को सारे के सारे। उसके ऑर्डर्स फुली कंप्लाई नहीं होते हैं। छुट्टी के इमीडिएटली आने के बाद बहुत सारी ऐसे इश्यूज होते हैं। कई तो जो है दोबारा छुट्टी मांगते हैं छुट्टी से आने के बाद, बट मुश्किल होता है। बट या है वही मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार के कुछ वो जो ट्रांजिशनिंग, आई थिंक अगर वो इजी कर दें हर किसी के लिए जब वो घर से भी आ रहे हैं, और प्रॉब्ली बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इवन सोल्जर्स आर ह्यूमंस। आई एम वही मैं एग्जैक्टली आपको बोल रहा था कि ये जो ट्रांजिशनिंग फेज है इसके अंदर कम्युनिकेशन, एक्सेस टू सोशल मीडिया, हैविंग अ स्लाइटली लिबरल एंड अ ह्यूमेन अप्रोच, allow them, they should have adequate pay, perks and privileges. Yes, training too, keep them busy in the training, but at the same time उनकी personal life के अंदर उनको space देना, communication उनको provide करना, ये उसका basic right है। सर आज 2025 में अगर कोई 17-18 साल का एनडीए क्लियर करके जा रहा है, खड़गवासला जा रहा है, और वर्सेस 15 साल पहले कोई जा रहा था, मेजर डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस आप क्या देख रहे हैं, क्या है? और क्या वो सेम टास्क जो उन्हें 15 साल पहले दिए जाते थे आज वाला वो उसको निभा सकता है या मतलब एंड्योर कर सकता है? मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि जो है ट्रेनिंग चेंज नहीं हुई है।
ट्रेनिंग के सिस्टम्स एनडीए के अंदर चेंज नहीं हुए हैं। एजुकेशन उनको ग्रेजुएशन करानी होती है, हो सकता है उसका कैरिकुलम तो चेंज हो गया हो, बट बेसिक ट्रेनिंग सिस्टम्स हैव नॉट चेंज्ड। आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड कि आपके 6 महीने सीनियर जो होता है वही आपको बेसिक ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहा होता है उसके अंदर। एंड आई वुड ऑल्सो से कि एनडीए के अंदर लोग जाते हैं, पहले से बहुत क्वांटम शिफ्ट क्वालिटी में आया है। मैनी अ पीपल, आई विल स्टिक माई नेक एंड से, बहुत सारे लोग पहले जो पैशन से जाते थे अब पैशन की वजह से नहीं जाते, बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव, दैट्स वाई दे गो, कि आपके पास और कोई बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो इस करके आप वहाँ पे जो है चले गए। हालांकि एनडीए का सिलेक्शन सिस्टम अभी भी टफेस्ट इन दी वर्ल्ड है, बट द क्वालिटी आई वुडंट से इट हैज़ इम्प्रूव्ड, इट स्टिल रिमेन्स द सेम और मे बी हैज़ गॉन डाउन, क्योंकि लोग पैशन की वजह से नहीं आ रहे और अपने उसकी वजह से आ रहे हैं कि उनके पास और कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। बहुत कुछ लोग होंगे जो पैशन की वजह से भी जाते हैं और कंट्री को सर्व करना चाहते हैं और इस वजह से जाते हैं, एंड दे हैव दैट फायर विद इन देमसेल्व्स, बट ऐसा नहीं हो रहा है, पहले से डिटेरियोरेट ही हुआ है। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। तो ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है, क्वालिटी डाउन हुई है, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रूव नहीं हुआ है, मॉडर्नाइज नहीं हुआ है, टेनेंट्स ऑफ वॉरफेयर चेंज हो गए हैं, उसके हिसाब से जो है वो नहीं हुआ है। देर इज़ ऑल्सो अ जर्नल फीलिंग के रादर दैन गोइंग इन एनडीए आप ग्रेजुएशन के बाद जाएं, ऐसी भी एक फीलिंग जो है वो आई है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट हैव टेकन प्लेस। एंड इंडिया में कौन सी स्टेट या स्टेट्स हैं जहाँ के सोल्जर्स की मेंटल हेल्थ या मेंटल एंड्योरेंस सबसे ज़्यादा आपने महसूस की है? ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, बट हिमाचल से सोल्जर्स अच्छे होते हैं, मैंने ये देखा है। मैं खुद हिमाचल से हूँ, तो मे बी आई एम बायस्ड, बट आई हैव सीन। वैसे भी हिमाचल से आप देखेंगे मैक्सिमम परमवीर चक्र हैं। सो अदरवाइज ऑल्सो हिमाचल की, क्योंकि रगड टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, और उसमें काफ़ी चलना पड़ता है, फिज़िकली इस करके फिट होते हैं। खाना पीना और रहना उनका इस तरह से है कि जिसके अंदर सस्टेन करना मुश्किल होता है। जब आप ठंडे इलाके के अंदर होते हैं, समटाइम्स मोबिलिटी के इश्यूज़ भी होते हैं, और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी ऐसी होती है कि वो आप टफ़ हो जाते हैं। तो और बहुत सारे वहाँ पे और कोई जॉब के एवेन्यूज़ भी नहीं है हिमाचल के अंदर। हिमाचल में बिज़नेस बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए भी स्मॉल लैंड पॉकेट्स हैं, सर्विस क्लास सोसाइटी है, डिसिप्लिन्ड लोग हैं, उनको जो है उनके पेरेंट्स को डिसिप्लिन्ड वे में ही ग्रूम करना पड़ता है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड ख़राब नहीं है हिमाचल में, एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा है, हर एक घर के अंदर कोई टीचर है, तो अच्छे फ़ौजी प्रोड्यूस करते हैं। हिमाचल कंट्री के अंदर बेस्ट सोल्जर्स प्रोड्यूस करता है। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे भी जैसे इट वाज नोन कि यहाँ से मैक्सिमम पहले जाते थे, बट वो नंबर थोड़ा कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। सिख सोल्जर्स तो बहुत रिड्यूस हुए हैं। इनफैक्ट जो है सिखलाई के अंदर कमी है। देयर हैव आर्मी कमांडर जो है वो मिले हैं जाके चीफ मिनिस्टर से पंजाब के, कि वो इनकरेज करें सिख सोल्जर्स को टू ज्वाइन दी फोर्सेस। सिख सोल्जर्स इन सिखलाई एंड अदर पलटन, उनकी इनटेक बहुत कम हुई है। यू राइट। ये क्या 80s में जो पंजाब में सिचुएशन थी उसके बाद फर्क पड़ा है? नहीं नहीं, ये तो रिसेंट है। 80s में तो देर वर गश ऑफ पीपल हु वांटेड टू ज्वाइन दी फोर्सेस, 90s में भी। इनफैक्ट द बेस्ट ऑफ पल्टन्स जो है सिख पल्टन नहीं रही हैं, और वेरी ब्रेव, वेरी डेडिकेटेड एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले भी रहते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द लास्ट 10-15 ईयर्स बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एक तो ईजी लाइफ की आदत पड़ गई है, दूसरा उनको चस्का लग गया अब्रॉड जाने का बहुत ज़्यादा, तीसरा उनको जो है ड्रग्स ने भी कहीं कहीं खोखला किया है, पर्टिकुलरली इन पंजाब। एजुकेशन सिस्टम हैज़ गॉन फॉर अ सिक्स, दे वांट इजी लाइफ और बहुत ज़्यादा रिगरस एजुकेशन करना नहीं चाहते, और फिर रिगरस लाइफ भी लीड नहीं करना चाहते। स्टेट पंजाब की पुअर हो गई है, लोग जो है वो रिच हो गए हैं। रिच लोगों के बीच में डेडिकेटेड सोल्जर्स, डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स प्रोड्यूस करना, जिनको इस तरह की अपने कंफर्ट जोन से, अपने गर्लफ्रेंड से और इनसे दूर रहने की आदत हो, प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई दिस हैज़ गॉन डाउन। सर, आजकल एक जेन जी में मेंटल हेल्थ की बहुत बात होती है, और वो
कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि दे आर टॉकिंग मोर अबाउट स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और कई कुछ ऐसे इंस्टांसेस भी आते हैं कि जैसे जो टास्क या एंड्योरेंस के पॉइंट्स 10 साल पहले की जनरेशन के जो थे वो आज नहीं देखे जाते। तो सबसे बड़ा चैलेंज जेनजीज के लिए एक अच्छा ऑफिसर या अच्छा सोल्जर बनने में क्या है, और ये क्या हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि नेक्स्ट जो फोर्स में लोग आएंगे वो तो यही जनरेशन आएगी अभी। आप अभी पाकिस्तान के साथ आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके बारे में शायद हम अभी बात करेंगे और आगे। उसके अंदर जिस तरह का वॉरफेयर हुआ आपने देखा, कितना कम समय के अंदर कितना इम्पैक्टफुल और काइनेटिक वॉरफेयर हुआ। फर्स्ट टाइम एयरफोर्स इतनी ज़्यादा क्वांटम ऑफ एयरफोर्स यूज्ड वाज द मैक्सिमम दिस टाइम। इससे पहले किसी भी लड़ाई में इतनी क्वांटम या इतनी जो है वो स्ट्रेंथ में एयरफोर्स यूज़ नहीं हुई थी। ये सारा का सारा वॉरफेयर टेक्निकली ओरिएंटेड था पूरा का पूरा। ये मॉडर्न वॉरफेयर है। इस मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर मुझे ऐसा लगता है जेनजी बहुत एप्ट है। हमारा जेनजी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, हमारा जेनजी, वी आर द यंगेस्ट नेशन ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड। 35 से नीचे हमारी 65% पॉपुलेशन है। 30 से नीचे 60%। हमारे जो आने वाले जवान हैं उनको हमारा फ़र्ज़ बनता है पिछली जनरेशन का बेस्ट टेक्निकली सूटेड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, जो इस लड़ाई के लिए एप्ट हो। उस टेक्निकली प्रोफिशिएंट इक्विपमेंट के ऊपर उनकी ट्रेनिंग कराना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। दे आर टेक्निकली वेरी साउंड। वो पैदा ही मोबाइल के साथ हुए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर स्ट्रॉन्ग पकड़ है, वो इजीली इसको सीख जाएंगे और कोई कंट्री हमारे को मैच नहीं कर सकती। दे आर डिजिटल नेटिव्स। एब्सोल्युटली। और हमारी यूथ जनरेशन है और उसमें से सेलेक्ट करना क्वालिफाइड लोग, हमें सिलेक्शन प्रोसेस चेंज करना है। मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग प्रोसेस चेंज करना है हमारे को। हम जनरेशन को चेंज नहीं कर सकते, हम जेनजी को चेंज नहीं कर सकते कि हम जेनजी को चेंज करने चलेंगे, यार ये तो वो नहीं है। आई डोंट एग्री कि जेनजी इज़ नॉट पैट्रियोटिक। आई डोंट उनके एंडोरेंस पे हम जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, अरे इनको जो है बहुत नखरे मार रहे हैं। कोई बात नहीं, अब जो है जब चेंज हो गया पूरा का पूरा, लड़ाई का सारा ताम जहाँ भी चेंज हो गया, आप उनको बेस्ट इक्विपमेंट जो है ला के उनको पकड़ाओ हाथ के अंदर, दो उनको स्टेल्थ वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और वो चला के उड़ा के दिखाएंगे आपको। चैलेंज उनको ट्रेन करो, and I'm sure we are going to produce the best pilots, the best tank man, the best AD operators, the best drone operators in the world. Why not? We will be able to produce. अब जैसे इसी की बात है, तो अट्रैक्ट कैसे करें ज़्यादा से ज़्यादा जेनजीज को टू? पे बढ़ा के। अभी मैं आपसे वही बात कर रहा था कि जब तक आप उनके जो है पे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं बढ़ाएंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनको लिबर्टी नहीं देंगे, तो वो नहीं आएंगे। आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना है कि ये नहीं कोई हनी ट्रैप में ट्रैप नहीं होगा, हम इसको ट्रेन करेंगे उस हिसाब से। ये चैलेंज हमें लेना है। ईजी तरीका ये है कि बंदी कर दो उसको, जो है कमरे के अंदर बंद कर दो। कमरे के अंदर बंद करके तो कोई नहीं आएगा। आप अगर बोलेंगे कि हम फोर्ट बना देंगे चारों तरफ, सारा सोशल मीडिया उसका बैन कर देंगे, उसको जो है वही ट्रेनिंग में 50 किलोमीटर दौड़ाएंगे झोले के साथ, तो फिर वो 50 किलोमीटर डोलने वाले ठस बुद्धि ही आएंगे। यू राइट, क्योंकि बट जैसे ये जनरेशन है, दे आर वेरी वोकल एज वेल। तो अगर कोई चीज़ gone are the times when people could be kept shut. Even in the armed forces people cannot be. जो हम फेज़ अभी क्रॉस कर रहे हैं, ये USA 20 ईयर्स पहले क्रॉस कर चुका है, 15 ईयर्स पहले क्रॉस कर चुका है, 17 ईयर्स पहले क्रॉस कर चुका है। वो इस तरह की जनरेशन 20 साल पहले प्रोड्यूस कर चुका है जो हम आज प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हमारी आज की जेन जी है, उनकी शायद 10 साल पहले वो जेन जी आ चुकी थी और इस तरह के वो देख चुकी थी technical advancements and all these things. But still, the US Army is still the most professional army. They deliver. They have technical know-how. उनके पास टेक्निकली प्रोफिशेंट लोग आते हैं। बेस्ट एयरफोर्स उन्हीं की है आज की डेट के अंदर भी, एंड दे डिलीवर। आप बताइए कहाँ यूएस आर्मी जो है वो फ्लॉग कर गई है? कहीं नहीं कर गई है। दे आर एबल टू मैनेज। उन्होंने अपने सिस्टम्स इंप्रूव कर दिए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया। CIA ने अपने तरीके बदल दिए हैं, किस तरह से शेप करना है एनवायरनमेंट को, वो यूएस आर्मी को बेस्ट आता है। वो उनके उसी जनरेशन ने किया है और कर रही है अभी आज की डेट के अंदर भी। व्हाट हैपेंड इन इजराइल? डिडंट दे डिलीवर? उनके यंग लोगों ने किया है। वो उनके जेनजी क्या हमारी जेनजी से डिफरेंट है? इसी में सर, जैसे
जब बात करते हैं कि हम जितनी फिल्में देखते हैं, फिल्मों में तो यूएस आर्मी का जो या यूएस नेवी सील्स की भी बात करते हैं या कुछ भी है, वो थोड़े चिल दिखाते हैं कंपैरेटिवली, इन्वायरमेंट थोड़ा, ये एक्चुअली उतना होता है या फिर एंड वेयर एज इंडिया का जो है थोड़ा डिसिप्लिन्ड है, जैसे अभी बात कर रहे हैं कि थोड़ा हायरार्की भी काफ़ी, हायरार्की तो हर एक उसमें रहती है, बट आप कह रहे कि जो 10-20 साल का शिफ्ट आया, जो पहले उनमें आया था अब इनमें अब आया। हमें जो है, आपने टॉम क्रूज की मूवी देखी टॉप गन, और उसमें चिल एनवायरनमेंट दिखाया और लेडी इंस्ट्रक्टर दिखाई, उनका वैसा ही है ऑलमोस्ट। हमें इवेंचुअली वैसे उस तरफ मूव करना पड़ेगा, हम नहीं हैं वहाँ, हमारे भी अभी लेडी इंस्ट्रक्टर्स हैं, और एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होगी, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे कि क्वालिटी आए, पैसा भी उनको मिले, एक पैशन के साथ वो अपनी कंट्री को सर्व करें, और उनको एक प्राइड हो जिस भी चीज़ को वो उड़ा रहे हैं, एंड इन अ फन वे। बहुत सारी चीज़ें बहुत रिजिडली आप नई जनरेशन को नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपकी हैम्पर कर जाएगी, वो लोग आना बंद कर देंगे, बिकॉज दे गॉट बेटर लाइफ आउटसाइड। वो कहेंगे हम क्यों इस तरह के सोसाइटी चेंज नहीं होगी, सोसाइटी तो जिस तरफ चल रही है वो उसी तरफ चलेगी। आर्म्ड फोर्सेस की फाइटिंग का तरीका और आर्म्ड फोर्सेस किस तरह से ग्रूम करें ये जो लोग आ रहे हैं, वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग के तरीके, आर्म्ड फोर्सेस को सिलेक्शन के तरीके, और आर्म्ड फोर्सेस को ही किस तरह से कल्चरल बैरियर्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है, वो आर्म्ड फोर्सेस को करने की ज़रूरत है। सोसाइटी थोड़ी चेंज होगी, सोसाइटी तो कभी चेंज नहीं होगी, सोसाइटी तो वैसी ही रहेगी जैसे चल रही है, वो लोग आना बंद कर देंगे। इवॉल्व करना पड़ेगा। The armed forces have to evolve. Armed forces The have to evolve. society is evolving in its own pace. It's a natural process and we can't control it. The more we try to control it, the worst of the stuff we get. अगर हम कंपेयर करें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर्सेस हमारा नेबर ही पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, तो अगर हम एक कंपैरिजन सा बनाए, आउट ऑफ 10 वर्सेस देम, कितना डिफरेंस आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग? पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम पाकिस्तान के अंदर अभी भी इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की आर्मी उनका कंट्री भी चलाती है। द पावर एंड अथॉरिटी जो उनके ऑफिसर्स के पास है, वो हमारे ऑफिसर्स के पास नहीं है। द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी ऑफिसर्स इज़ ऑलमोस्ट लाइक देयर डिक्टेटर्स। उस फ्यूडल सोसाइटी के अंदर की सारी तालों की चाबी जो है वहाँ के ऑफिसर्स और वहाँ की आर्मी की वजह से है। पाकिस्तान एज अ कंट्री अगर सस्टेन भी कर रहा है तो सिर्फ आर्मी की वजह से कर रहा है। उनका ओनली वर्किंग सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द आर्म्ड फोर्सेस एंड नथिंग एल्स वर्क्स। तो इस करके आर्म्ड फोर्सेस की इज़्ज़त तो है, हमारे से शायद ज़्यादा है। अब हाउएवर उनके जो है पर्सनल की बात करें तो हमारे चाहे वो ऑफिसर्स हों चाहे हमारे वो जवान हों, हमारे ऑफिसर्स और जवान उनसे मच बेटर हैं। चाहे वो मेंटल आईक्यू हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे उनकी इक्विपमेंट हैंडलिंग हो, हर एक चीज़ के अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर वे बेटर देन दी पाकिस्तानी फोर्सेस। मोराल के अंदर भी there are religion based army which gets astray at times. They are radicalized in certain places which is not good for an armed forces ever. उनके जो है अदरवाइज ऑल्सो डिसिप्लिन के भी इश्यूज इंडियन आर्मी से कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा हैं। अब आते हैं इक्विपमेंट के ऊपर। सारा का सारा इक्विपमेंट पाकिस्तानी आर्मी बोरोड लेके बैठी है। उनकी मिसाइलों से लेके हथियार जो लेते हैं वो खुद के बने हुए नहीं हैं, उसके बाहर से आते हैं और फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर। टेक्निकली वो प्रोफिशेंट नहीं है। उनका जो न्यू इक्विपमेंट आता है उसके ऊपर उनके जवान की पकड़ नहीं है। ऑफिसर्स उनके ठीक हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाने के लिए जो है उनके ठीक हैं, वो भी बियॉन्ड अ पॉइंट टेक्निकली इतने प्रोफिशेंट नहीं है। सो इफ़ यू वर टू रेट एट द स्केल ऑफ 10, if I would say कि power and authority and impact on the country is concerned, Pakistani army gets 9, we get 6 or maybe even 4. As far as actual real military work is concerned, if they get 3, we get 6. If actually proficiency in training as far as delivering is concerned, we get 9 and they get 2. So that's how it is. सो अगेन अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा मैक्सिमम उनके साथ होता है, पर दूसरा एक और नेबर है चाइना,
तो अगर उनके साथ कंपेयर करें तो कैसा है? चाइनीज़ आर्मी जो है बहुत ही टेक्नोलॉजिकली सेवी आर्मी है, बट चाइनीज़ आर्मी की एक ड्रॉबैक है, दो ड्रॉबैक। एक ड्रॉबैक ये है कि वो बैटल हार्डन्ड नहीं है, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी पिछले 50 साल में, ना कोई इंसर्जेंसी है, ना कोई टेररिज्म है, ना कोई जो है लड़ाई है। उनकी एयरफोर्स तो आज दिन तक कभी यूज़ ही नहीं हुई, उन्होंने यूज़ ही नहीं कभी, ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, दे नॉट बैटल हार्डन्ड। वन second is that for a very long time China had a policy of one child policy. So because of that one child policy, those people are, वो बच्चे जो हैं वो बहुत नज़दीकी हैं उनके अपने माँ बाप के, और वो भेजना नहीं चाहते फोर्सेस के अंदर, और अगर भेजे भी हैं तो बड़े लाड प्यार से भेजे हैं, वो चाहते नहीं कि उनकी कैजुअलिटी हो जाए। तो रियली कॉम्पिटेंट पीपल जो फौज के अंदर हैं वो आए ही नहीं हैं, और अगर आए भी हैं तो वो दे आर शाई ऑफ कॉम्बैट और फाइटिंग। जब गलवान के अंदर ही इनफैक्ट जब skirmishes हुई थी, people were shying away from the border. They didn't want to go and confront the Indian soldiers in the tough terrain. So that are two major drawbacks that the Chinese army has. However, Chinese armed forces बहुत ही प्रोफेशनल और वेल इक्विप्ड है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से बॉर्डर एरियाज़ के अंदर मच बेटर है। उनकी मास प्रोडक्शन वेपन्स और इक्विपमेंट की होती है, उनकी ट्रेनिंग रेजिमेंटेड ट्रेनिंग है। कम्युनिस्ट्स के अंदर एक बात खास है, डेमोक्रेसी से अलग रहते हैं, उनका जो है डिसिप्लिन अलग ही लेवल का होता है, जिसके अंदर रेजिमेंटेशन प्लेज अ मेजर रोल। वो फ्रस्ट्रेटेड है बट प्रोफेशनल है। उनकी मास प्रोडक्शन, उनका इक्विपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है, टेक्नोलॉजिकली जो है एडवांस्ड है, और इस करके if they were to be rated, they would be rated, आर्मी तो नहीं, it will be very tough to compare between the two। ऐसा है कि माउंटेन वॉरफेयर में हमारी आर्म्ड फोर्सेस अगर 9 है तो उनकी 7 होंगी। रॉकेट फोर्सेस उनके एक अलग से आर्म है, तो मिसाइल्स एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी में दे हैव अपर हैंड। उनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो अगर हमारी नेवी 7 है तो उनकी 9 होगी। दे आर द लार्जेस्ट नेवी इन दी वर्ल्ड। तो यही अब मैं आपको बता सकता हूँ। ऑब्वियसली दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस एज फार एज द आर्म्ड फोर्सेस। ये कोई सीक्रेट भी नहीं है, सारी दुनिया को पता है कि चीन की तीनों फोर्सेस जो है हमारी फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर हैं, लेकिन अगर कोई हिमाकत करेंगे तो ब्लडी नोज देने की हमारी काबिलियत है। अब सब मेंटल हेल्थ की जैसे बात कर रहे हैं, तो इतने साल आपने भी सर्व किया है, तो आपको भी मेंटल हेल्थ इश्यूज कई बार आए होंगे, तो आप कैसे हैंडल करते थे? मेरा मेंटल इश्यूज़ तो बहुत, मतलब इन दी सेंस आते हैं, आप कभी लोनली भी बहुत फील करते हैं, यू ऑल्सो फील के गलत जगह आप आ गए शायद, कभी कभी ऐसे फीलिंग आती है। आपको एक तो हॉबीज़, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, अदर पर्सनल बॉन्डिंग्स विद अदर ह्यूमन बींग्स अपार्ट फ्रॉम दी फैमिली डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारी हॉबीज़ करता रहा। आपको जान के हैरानी होगी कि मेरी एक हॉबी है और मेरी बड़ी फेवरेट हॉबी है, वो पामिस्ट्री है। तो मैं हाथ देखता हूँ, उससे मुझे दूसरे लोगों के कैरेक्टर के बारे में और किस तरह की उनकी नेचर है उसके बारे में पता चलता है। स्पोर्ट्स भी रीज़नेबली आई एम अ गुड रनर। मैं दौड़ने में और स्पोर्ट्स में ठीक हूँ। तो जब मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो मैं रनिंग करता हूँ, वॉक्स करता हूँ, लॉन्ग वॉक्स करता हूँ। वो मेरे को फिज़िकली एंड मेंटली, वो आपकी फिटनेस देख के पता चलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो वो मैं करता हूँ। सो इस तरह से मैं तो अपना ट्रॉमा हैंडल करता हूँ। और भी फिर मैंने हॉबीज़ कुछ इनकलकेट करने की कोशिश की। मैंने स्टडी लीव ली, मैंने जर्नलिज़म के बारे में बहुत कॉन्टीन्यूस एजुकेशन ली। जब मैं आरआर के अंदर था, मैं शेयर मार्केट्स को बहुत फॉलो करता था। उससे कुछ थोड़ा स्ट्रेस रिलीव हो जाता था। चाहे मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता था या किसी को सजेस्ट करता था, तो देखता था किस तरह से वो शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, मेरी विंटर कट ऑफ पोस्ट थी आरआर के अंदर, और रात को अमूमन रोज़ हम एम्बुश लगाते थे, रोज़। और मैं अकेला था और वहाँ पे जवान थे मेरे साथ, और कोई बात करने के लिए नहीं था। फ़ोन मिलता नहीं था, फ़ोन था ही नहीं। सेटेलाइट फ़ोन बहुत महंगा था, एंड आई वॉज न्यूली मैरिड।
तो मैंने क्या किया कि मैं CNBC TV18 DTH के ऊपर लगाता था सुबह, और उसको फॉलो करता था 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक, और स्टॉक मार्केट्स की बहुत स्टडी करता था। और इतना मैं प्रोफिशेंट हो गया कि मुझे कुछ टाइम के बाद ऐसा लगने लगा, मैं 3 साल था वहाँ पे, कि मैं उससे बेटर कर सकता हूँ, उदयन मुखर्जी से बेटर बता सकता हूँ। इतना प्रोफिशेंट हो गया क्योंकि मैं ईच एंड एवरी थिंग बहुत ही डिटेल में फॉलो कर रहा था। रोज़ रात को ऑपरेशन चले जाना करने के लिए, टेररिस्ट को भी वो कर रहा था, पर मेरी रिक्रिएशन और एक तरह से ट्रॉमा मेरे ऊपर ना चढ़ जाए, हावी हो जाए, या मेरी इमोशनल ड्रेनेज ना हो जाए, उसने बहुत हेल्प किया ड्यूरिंग माय फर्स्ट टेन्योर इन राष्ट्रीय राइफल्स। एंड कुछ ऐसे भी होते हैं सर ट्रॉमास जो इवन आफ्टर लीविंग द फोर्सेस वो रह जाते हैं। RR से जाने के बाद मेरा कुछ टाइम तक मैं ट्रॉमाटाइज्ड ही रहा। इनफैक्ट जो मेरा फर्स्ट इनकाउंटर हुआ, जो मैंने फेस किया, उसमें मैं जब पहुंचा तब तक मेरे 2 जवानों की कैजुअलिटी हो चुकी थी। वो मेरे बर्थडे वाले दिन ही हुआ था। जिस तरह के एक किताब मैंने को ऑथर की अपनी डॉटर के साथ, मेरी डॉटर ने लिखी है, मैंने उसको बताया है, तो उस इनकाउंटर के बारे में काफ़ी डिटेल में उससे बात की है इन द टाइम्स ऑफ आर्टिकल 370, जिसके अंदर किस तरह से मैंने वो इनकाउंटर फेस किया और किस तरह की इन्वायरमेंट बन गई थी, क्लियरली बताया गया है। वो मेरे को बार बार रह रह के सपने में आता था। काफ़ी टाइम तक मैं उसको लेट गो नहीं कर सका। मैंने वहाँ पे, जहाँ पे हमारे जवानों की कैजुअलिटी हुई थी, वहाँ जाके छोटा मंदिर बनाया, लेकिन फिर भी मुझे जो है बुरे सपने उसके काफ़ी टाइम तक आते रहे, कि मैं पहुंचने में लेट हो गया और मेरे 2 जवानों की कैजुअलिटी हो गई। और उसके बाद हमने जो एनकाउंटर किए, उसके बाद भी बहुत सारे एनकाउंटर किए, पर एक वो इंसिडेंट एनकाउंटर का जिसके अंदर मेरे 2 जवानों की शहादत हो गई, वो मेरे दिल से जाता ही नहीं। जैसे गन्स एमिनेशन ये बहुत साल तक, जैसे जैसे आप भी रहे हैं, फ्रंट में रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये एक सोल्जर की लाइफ में बाद में भी कितना इम्पैक्ट करता है? बिकॉज 3 साल AK-47 के साथ ही सो रहे थे। मैंने जो है वो कॉम्बैट हार्डली चेंज की होगी, मैं कॉम्बैट ड्रेस में ही सोता था। ये विंटर कट ऑफ पोस्ट से 2004 से 2007 की बात है। उसके अंदर ये लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन में दोनों के बीच में एरिया बटा हुआ था, मेरी कंपनी का एरिया, जहां दोनों ऑपरेट करते थे। 10 से 11 टेररिस्ट्स टोटल मिलके उस एरिया के अंदर ऑपरेट करते थे। वो जगह जगह छुपते थे और रोज़ जो है वो आँख में चोली का खेल होता था। कभी वो हमारे लिए, उन्होंने तो कम ही, लेकिन हम उनके लिए एम्बुश लगा के ज़रूर बैठते थे, और कभी वो भी हमारे लिए एम्बुश लगा के बैठते थे। अगर हम ढीले पड़ जाएं तो वो हमारी कैजुअलिटी कर देंगे, और हम तो उनको मारते थे अमूमन, फिर वो नए रिक्रूट लेके आते थे। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ ही रहती हैं, वो लाइफ लॉन्ग रहती हैं, वो आपका लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। 3 साल तक जब आप इस तरह की ज़िंदगी जियो, वो बदली नहीं हो सकता, और वो कोई अनुभव कोई और ले भी नहीं सकता। वो एक अनुभव, यूनिक अनुभव है, जो आपके मरने के साथ ही आपके साथ जाएगा, वो जा नहीं सकता, क्योंकि आप लिव कर रहे हो। आप टेररिज्म और इंसर्जेंसी जो इस एरिया के अंदर है, उसको दिन रात लिव कर रहे हो। आज कहाँ पे उन्होंने नाका लगाया हो सकता है, आज कहाँ हमने एम्बुशेस लगाई हैं। आप इमेजिन करो, 7 से 8 एम्बुश रोज एक कंपनी कमांडर विंटर कट ऑफ पोस्ट के अंदर लगा रहा है। उसके 110 जवानों की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सिर के ऊपर है, और हर 7-8-10 दिन के बाद कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जा रहा है। आप इमेजिन करो द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस जिसमें वो इनपुट लगा रहा है। रोज़ शाम को, रात को 7 से 8 बजे के बीच में, अंधेरे में, ठंड में, हथियार उठा के 7 से 8-10 लोगों के साथ जाके एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, जहाँ पर वो एंटिसिपेट कर रहा है कि टेररिस्ट्स आएंगे, एम्बुश लगा के वो बैठा हुआ है। ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ से कैसे जाएगा? वो कोई मेडिकेशन, कोई कुछ नहीं है ये, और ये ट्रॉमा भी नहीं है। You are proud of it. What you do, you are a hunter in a way, and you start believing, and it gives you a kick beyond a point. It's not even trauma, it gives you a kick that you are a hunter, and you are to hunt these people because they are the ones, they are cursed to this society, they are cursed to humanity, they are cursed to your motherland, and that is what you feel. And they actually are. वो जिस तरह के रेप एंड रिमांड जो टेररिस्ट्स करते हैं, वो अनइमेजिनेबल है। और उस जगह में, वहाँ पे लोकल लोग भी आपके साथ हैं। जब मेरी पोस्ट शिफ्ट हो रही थी, वहाँ 10,000 लोग आके खड़ा हो गया था कि ये पोस्ट जो है यहाँ से नहीं जानी चाहिए। ये इंसिडेंट्स आपकी लाइफ से जा नहीं सकता। अभी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कितना फ़र्क पड़ गया सर वहाँ की JNK की सिचुएशन में, इन टर्म्स ऑफ इवन? दिस सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी जो आपने देखा,
जो फरीदाबाद मॉड्यूल पकड़ा गया है और जिसके अंदर वाइट कॉलर टेररिस्ट्स की बात की जा रही है, अगर आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं होता तो ये पकड़ा नहीं जाता। आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने की वजह से पुलिस हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब। वहाँ पे जो ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, दे हैव गॉन इनटू द रूट्स ऑफ हाउ दिस पोस्टर्स वर पुट, देयर आफ्टर कैसे एक्यूमुलेशन हुआ। इंटर स्टेट पुलिस की जो कोऑर्डिनेशन थी विच वाज मच बेटर। अगर 370 लगा होता तो इंटर स्टेट पुलिस की कोऑर्डिनेशन इस तरह से हो ही नहीं पाती। हो सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही टेररिस्ट्स को लीक हो जाती और वो पकड़े नहीं जाते फरीदाबाद के अंदर। देयर वाज अ नेक्सस दैट वाज देयर बिटवीन सम ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड द लोकल टेररिस्ट्स। बाहर के टेररिस्ट्स के साथ भी कुछ का जो है वो नेक्सस था। वो नेक्सस कभी भी नहीं होने देता कि इतनी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद जैसी जगह से पकड़ा जाए। आर्टिकल 370 के रेवोकेशन से नॉट ओनली सिक्योरिटी बट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ J&K हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। एंड आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आई एम मेकिंग अ नेशनलिस्ट स्टेटमेंट। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो फैक्चुअली करेक्ट है, जिसने 6 साल 7 साल J&K के अंदर गुजारे हैं। 3 साल जब आर्टिकल 370 रेवोकेट नहीं हुआ था और 2 से 2.5 साल जब आर्टिकल 370 रेवोकेट हो गया था। आई हैव सीन द डिफरेंस विद माई ओन आइज। सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बेटर है और करप्शन के लेवल्स भी डाउन हुए हैं। अब हम जैसे जियो पॉलिटिक्स पे आते हैं, जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो कश्मीर इशू एक जियो पॉलिटिकल इशू बहुत सालों से रहा है और अभी भी है, बट इंडिया का स्टांस जियो पॉलिटिकली इन टर्म्स ऑफ कश्मीर अभी क्या है आपके हिसाब से? कश्मीर नहीं, आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करिए। हम जो है पाकिस्तान occupied हम हाँ, हमारा वही है जी। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आज भी था, कल भी था, कुछ चेंज नहीं, कुछ नहीं। वो नजायज़ कब्ज़ा करके बैठे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर was, is and will one day, like they say inshallah, part of India, part of Bharat, part of Hindustan. It is illegally occupied. कबैलियों ने जो है वो 1948 के अंदर जोर ज़बरदस्ती करके उसको कैप्चर किया है। उन्होंने रेप एंड रिमांड किया है लोकल पॉपुलेशन का, और उसके बाद बाय एन इलीगल स्ट्रेटजी ऑफ टेररिज्म दे हैव ट्राइड टू कीप द इंटरनेशनल ओपिनियन एज इफ हमने जो है वो लिया है। रिलीजन इज़ नो अथॉरिटी कि वहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं, इज़ नो अथॉरिटी फॉर देयर ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर लैंड। हम जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम एक सेकुलर कंट्री हैं। हमारे अंदर रिलीजन की अहमियत देश के बाद आती है और हमारा देश जो है वो वहाँ तक जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक, और तिरंगा वहाँ पर ज़रूर फहराया जाएगा और मेरी ही लाइफ टाइम में फहराया जाएगा। क्या लगता है फिर भी 10-20 साल के अंदर होगा या नहीं, वहाँ के लोग बागी हो जाएंगे। हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शायद अंदर घुसने की, वहाँ के लोग बागी हो जाएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान की हालात है, वहाँ सिविल वॉर किसी भी टाइम हो सकती है। वहाँ पे बलूची भी नाखुश हैं, कश्मीरी भी नाखुश हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर बगावत होनी ऑलमोस्ट इमिनेंट जो है हो के रहेगी, और हमें जो है वो कुछ नहीं करना है। हम अभी भी आज की डेट में भी J&K के अंदर इलेक्शन होती है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज ईयर मार्क करते हैं, वहाँ पे हमारे को कैंडिडेट भी खड़े करने चाहिए, और ज़रूरत पड़ती है वी मस्ट टेल पाकिस्तान के ये बहुत हो गया है। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अगर आप इसको हैंड ओवर नहीं कर सकते इनिशली, इट शुड बी मेड इनटू एन ऑटोनमस स्टेट, जिसकी जो है वो अलग से जो है प्राइम मिनिस्टर उनको इनिशियली डिक्लेयर करना चाहिए, जब तक कि वो प्राइम मिनिस्टर इस स्टेट में ना आए कि वो इंडिया के साथ सीड कर जाए इंडिपेंडेंटली। दिस आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। आर इज़ अ यूनियन टेरिटरी, और वो हमारे जो है वो देश का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। वो जिस दिन ट्रीटी ऑफ एक्सेशन राजा हरि सिंह ने साइन कर दी थी, वो हमारे देश का अभिन्न हिस्सा हो गया था। उनको भी यही करने की ज़रूरत है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। दे नीड टू हैव एन इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो डिसाइड करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जियोपॉलिटिकल उथल पुथल होगी है एक तरह से, और अगर उसके थोड़ा हम समझना चाहें तो जो इंडिया और US का भी जो एक पहले जो बहुत गहरी दोस्ती थी,
वो एकदम जैसे एक नाराज़गी सी शुरू होगी उसके बाद। और ओपनली एक तरह से यूएस ने पाकिस्तान को का साथ ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, वैसा समझ आ रहा है। तो अभी ये इंडिया के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है? ये बहुत ही चेंज जो है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुई है। दिस ड्रास्टिक चेंज आप देखेंगे, क्वाड के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। हम यूएसए के साथ और यूएसए हमारे साथ पिछले 20 साल से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा था। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जो यूएसए के क्लोज नेशंस थे वो भी हमारे काफ़ी क्लोज आ गए, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो जो क्वाड का हिस्सा बने, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो इज़राइल हो। ये सारी कंट्रीज़ हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस का हिस्सा बन चुके थे। ये हमारे को डिफेंस इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रहे थे। इवन फ्रांस, यूके और ये सारे नेशंस दे वर क्लोज टू यूएस। एंड हम उन सारे देशों के जो यहाँ तो क्लोज हैं यूएस के, हम ऑस्ट्रेलिया से कोल ले रहे थे, हम फ्रांस से रफ़ेल ले रहे थे, चाहे ऊपर से थोड़ी सी ऑब्जेक्शन हो यूएसए की, लेकिन वो नेटो का मेंबर है। सो ये सारे की सारी कंट्रीज़ जो क्लोज थी यूएस के, या यूएस के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, उसके अंदर हमने बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट लिया। स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं हमारा आईटी हब पूरा का पूरा उनके साथ एस्टेब्लिश्ड है। हम सिलिकॉन वैली को इंडियंस रूल करते हैं। बहुत सारा पैसा थ्रू सर्विसेज सेक्टर एंड थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारा यूएसए से आता है। ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्यों हुई है? यूएसए के स्टैंड में शिफ्ट हुई है। ये पर्सनल रीज़न की वजह से हुई है कि हमारी लीडरशिप के साथ उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स का कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों ईगोइस्टिक हैं और वो दूसरे को क्रेडिट नहीं देना चाहते कि सीज़ फायर हो गई है ऑप सिंदूर के अंदर के। दूसरा रीज़न ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिक गेन्स फॉर सेल्फ और उनकी फैमिली देख रहे हैं, विच इज़ जस्ट अ स्पेकुलेशन। ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, इसका कोई फैक्ट नहीं है ये नहीं मैं बोल सकता। या तीसरा रीज़न, यूएसए ने एक स्ट्रेटेजिक चेंज की है अपनी पोजीशन में, जिसके अंदर उन्होंने अपने नए एलाइज बनाए हैं और पुराने एलाइज को थोड़ा सॉफ्टन किया है। ये 3 रीज़न हो सकते हैं। तीनों रीज़न भी हो सकते हैं या इनमें से कोई 2 रीज़न भी हो सकते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गोदी में बिठा लिया है। इसमें तो कोई 2 राय नहीं, टू पुट इट ब्लंटली। ये तो आई थिंक इन अ वे ओपन हो चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बस गोदी में बिठाना ही बाकी रह गया, बाकी तो अब वो जफ्फी डाल के बैठे ही हैं सोफे के ऊपर, जो कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सो हर मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं मुनीर इज़ ग्रेट, मुनीर इज़ ग्रेटेस्ट फील्ड मार्शल। चला रहे हैं अभी पाकिस्तान। जी तो पाकिस्तान तो फौज से ही चलता रहा है और अब तो बिल्कुल ही क्लियर है। जो थोड़े बहुत जो भी कोई पाकिस्तान के, मैं तो सबसे यही बोलता हूँ कि आप मुझे 5 बता दो ऐसे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो यहाँ तो जेल ना भेज दिए गए हों, या तड़ी पार ना कर दिए गए हों, या मार ना दिए गए हों। आप 5 बता दो, जिसके ऊपर या तो करप्शन का चार्ज ना हो, या फिर जो है उसको तड़ी पार ना, और इवन मिलिट्री डिक्टेटर्स, चाहे वो मुशर्रफ हो उनको तड़ी पार कर दिया, चाहे वो शरीफ हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे वो इमरान खान हो। आप कोई 5 बता दो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मतलब अल्टीमेटली आसिम मुनीर के साथ भी यही होगा। पाकिस्तान की होगा उसके साथ भी यही, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान डेमोक्रेसी के लिए बना ही नहीं है। पाकिस्तान की फितरत में ही डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान को एक अथॉरिटेटिव रूल चाहिए होता है। पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटर्स आते हैं और आर्मी का ही रूल है। वहाँ पे फ्यूडल पॉकेट्स बनी हुई हैं। डेमोक्रेसी कभी भी नहीं थी, कभी भी नहीं होगी। और यहाँ पे जो है एक और दूसरी तरह का फ्यूडल ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर आसिम मुनीर आकर बैठ गया है। वो अपने आप को प्रेसिडेंट बोले, प्राइम मिनिस्टर बोले, फील्ड मार्शल बोले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोले, कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ द बॉस देयर एंड ट्रंप नोज इट। सो ट्रंप हैज़ पुल्ड हिम आउट। दे स्पोक टू हिम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी, जब सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान ने बेग किया, उसकी बेगिंग की परमिशन भी मुनीर से ही आई कि हाँ ठीक है बेग कर लो। व्हेन जो है डिफेंस सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स के फ़ोन करके उन्होंने मुनीर से बात की कि क्या आप जो है सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, तो वहाँ से गो हैड आया एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स परकुलेटेड डाउन।
जो भी कोई मीटिंग्स हुई हेड ऑफ द स्टेट के साथ, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के लेवल का हेड, उसके अंदर कोई भी आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। हाउएवर ही वाज प्रेजेंट देयर। उससे क्लियर है कि दी ट्रांसफ़र ऑफ पावर इज़ कंप्लीट। और अभी अमेंडमेंट करने के बाद उन्होंने कंप्लीट न्यूक्लियर एज वेल एज ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेस का उनको वो दे दिया है, कंट्रोल दे दिया है, मुनीर को दे दिया है। उसके अलावा जो है उनको इम्यूनिटी दे दी है फॉर थ्रू आउट हिज लाइफ डेट ही कैनॉट बी पनिश्ड। उससे जो है जुडिशरी की सेंटिटी ख़त्म हो गई है। द थर्ड पावर डेट दे हैव गिवन हिम इज़ कि किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर वो कोई भी फोर्सेस विदाउट पार्लियामेंट की अप्रूवल के लगा सकते हैं। इससे जो है वो उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री पूरी की पूरी जो है मुनीर के अंडर, इसका मतलब हो गई है वो कहीं पे भी ट्रुप्स भेज सकते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। जुडिशरी पूरी की पूरी उनके अंडर हो गई है। होम मिनिस्ट्री तो पहले ही वो लेके बैठे हुए थे अंडर, इंटरनल सिक्योरिटी स्पेशल पावर्स लेके बैठे हुए थे। डिफेंस वैसे ही उनके पास है, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। चारों तो मिनिस्ट्री खुद मुनीर अपने अंडर ही लेके बैठे हुए हैं। सो डैट इज़ द अल्टीमेट पावर मुनीर इज़ हैविंग। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि ये US से पाकिस्तान के साथ क्यों जो है कर रहा है, एंड ही इज़ क्लियर। 3 रीजन्स आई टोल्ड यू कि ये तीनों में से कोई एक रीज़न हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। नाउ दिस चेंज हैज़ मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वर्ल्ड जो है डिफरेंटली ओरिएंट हो गया है विद द चेंजिंग ऑफ दिस डायनामिक्स बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान। द क्वाड हैज़ गॉन टू द बैक बर्नर। वी हैव सॉफ्टन्ड टूवर्ड्स चाइना। चाइना और हमारे संबंध उतने ख़राब नहीं रहे। ख़राब तो अभी भी हैं, क्योंकि हमारा झगड़ा उनके साथ ज़मीन का है। हमारा जब भी किसी का जरजोरू ज़मीन का झगड़ा होता है, उसके अंदर जो है रिकनसाइल करना इतना आसान नहीं होता। और हमारा ज़मीन का झगड़ा है चीन के साथ। चीन हमारा दुश्मन है, था, रहेगा। लेकिन अभी हमने फ़िलहाल के लिए दुश्मनी को पोस्टपोन कर दिया है और हमने जो है आंखें बंद कर ली हैं। अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तैवान, तो आप कैप्चर कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कुछ इस तरह का स्टैंड शायद ले लिया है। चीन ने भी आंखें बंद कर दी हैं और बोला कि ठीक है, हम अभी कुछ और बात नहीं करेंगे, इस तरह की कोई फालतू बात नहीं करेंगे। ना हम जो है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे, ना हम अरुणाचल के अंदर कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे। और ये चेंज कैसे आई है चीन के अंदर? हम रशिया के बहुत नज़दीक हैं, थे। पुतिन ने चाइनीज़ प्रीमियम को बुलाया, और ये फैक्ट है और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली पुतिन ने चाइनीज़ प्रीमियम को बुलाया और कहा कि हमारे आपके साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत कम हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी बहुत कम हैं, लेकिन जो 2-3 आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे आपके साथ हैं, उनमें से सबसे पहला आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ये है कि हम जैसा देखते हैं इंडिया को, वैसा आप नहीं देखते। आपको जो है वो इंडिया को एक इमर्जिंग पावर के तौर पे, एक रीजनल बैलेंस क्रिएटर के तौर पे, एक स्ट्रेटजिक पावर के तौर पे देखना पड़ेगा। ये हमारा जो है डिफरेंस है। और अगर आप नहीं देख सकते तो फ़िलहाल आप उनके साथ दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं रखिए, दोस्ताना अंदाज़ रखिए, बाकी बातें बाद में होंगी। इसको एग्जैक्टली ऐसे ही उन्होंने कोट अनकोट में चाइनीज़ प्रीमियम को SCO समिट के दौरान बताया। उसके बाद से हमारी जो है स्ट्रेटजिक शिफ्ट, जो कंट्रीज़ चाइना और रशिया के नज़दीक थी, चाहे वो ईरान हो या अफ़गानिस्तान हो, हमारा नज़रिया भी बदला है। हमने अपना सख्त रुख अफ़गानिस्तान के तरफ नरम कर दिया है। आज भी उनके कॉमर्स मिनिस्टर हिंदुस्तान के अंदर आके बैठे हुए हैं। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ जो चाइना के साथ और चाइना की हिमायती थी, या चाइना को सपोर्ट कर रही थी, या चाइना जिनको वो कर रहा था, उनके साथ अपनी दोस्ताना अंदाज़ ज़्यादा बढ़ाया है। तो ये टाइटैनिक शिफ्ट एक आई है हमारी स्ट्रेटजिक पॉलिसी के अंदर भी, जब US ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। वर्ल्ड में ये तो नहीं कहूँगा कि 2 फाड़ हो गया है और हमने अपना स्ट्रेटजिक बैलेंस चाइना और रशिया की तरफ जो है शिफ्ट कर दिया, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। बट हमने अपना स्ट्रेटजिक बैलेंस न्यूट्रल तो डेफिनेटली कर दिया है। पहले हम मेजरली US के साथ थे, क्वाड का मेंबर थे, चाइना को अपोज कर रहे थे, रशिया के साथ हमारे न्यूट्रल संबंध थे। अब हमने क्लियरली एस्टेब्लिश कर दिया है कि रशिया के साथ हमारे बहुत क्लोज संबंध हैं और चाइना के साथ हम ऑलमोस्ट न्यूट्रल हैं। सो नाउ जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की सिचुएशन, फिर नेपाल सिचुएशन, हमारा जो बॉर्डर है इंडिया का बॉर्डर, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ पे।
तो ये जो दो कंट्रीज़ में भी जो टर्मोइल अभी आए हैं, तो हमारे लिए कितना अफेक्ट है और हमें चिंता करने की ज़रूरत है उसमें? देयर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल से। कुछ लोग कह रहे हैं इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ है। मैं ऐसा नहीं मानता। बांग्लादेश में तो है, बट नेपाल में आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। बांग्लादेश के अंदर एक रेडिकल चेंज आई है। वो रेडिकल चेंज अनइलेक्टेड है। वो रेडिकल चेंज पर्सनल गेन्स के लिए सस्टेन कर रही है अपने आप को, यानी कि वो इलेक्शन होने नहीं दे रहे पिछले 2 साल से। जब तक के इलेक्शन नहीं होल्ड होते तब तक वहाँ पे लोग क्या चाहते हैं वो क्लियर नहीं है। व्हेन दैट इज़ अनक्लियर, कोई भी वर्डिक्ट या कोई भी प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम एनी अथॉरिटी देयर इलीगल है। उनके कोर्ट्स ने रिसेंटली शेख हसीना को बुलाया कि वापस भेज दिया जाए, उसको डेथ पेनल्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। एक लेडी को जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, उसको आपने पहले तो तड़ी पार कर दिया, दूसरा एक कैंगरू कोर्ट रख के उनको डेथ पेनल्टी आपने अनाउंस कर दी। किसी भी सिविलाइजेशन में और सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर पहले तो लेडीज़ को डेथ पेनल्टी नहीं देते। यहाँ पे राजीव गांधी की किलर को अभी तक हमने कोई डेथ पेनल्टी नहीं दी। There is hardly any death penalty given to any female unless it is totally cold-blooded murder that she has done herself. आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वो दे रहे हो। अब इससे ज़्यादा ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस क्या होगी? The UN has condemned it. The international community has condemned it. Bangladesh has gone astray. So बांग्लादेश के अंदर जो हुआ वो अभी हो रहा है और वो अभी कल्मिनेशन पे नहीं आया। दे आर अ रेडिकल गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट एंड दिस रिजीम नीड्स टू गो। इट्स नॉट इवन अ गवर्नमेंट, इट्स अ रिजीम एंड दिस रिजीम नीड्स टू गो। तो पाकिस्तान और चाइना का भी कुछ रोल है यहाँ पे? बिल्कुल, पाकिस्तान और चाइना और यूएसए तीनों का ही रोल है इसके अंदर। वो यूनस जो है वो यूएसए के क्लोज थे, उनको सेलेक्ट करके बना दिया गया। उसके बाद उनको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए उनको चाइना की याद आई। रेडिकल तो वो हैं, तो इंडिया ने उनको जो है अप्रिशिएट नहीं किया। हसीना क्योंकि जो है हमारे पास आ गई थी और उन्हीं की मिलिट्री ने भेजा, उन्हीं के एरोप्लेन में बैठ के बांग्लादेश के वो आई इधर, और वो हमारी एक तरह से गेस्ट हैं। तो ऑब्वियसली यूनस एंड हिज रिजीम वाज नॉट लाइकिंग इट। तो उन्होंने जो भी कोई और एंटी हिंदू रॉयट्स जिस तरह के उन्होंने किए एंड द काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा दे हैव ट्राइड टू स्प्रेड, इसको लैप ऑन किया पाकिस्तान ने। सो तीनों इन्वॉल्व हो गए। यूएसए ने इनिशली यूनस क्लोज था उसको पुट किया, इकोनॉमिक उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो चाइना के पास चले गए, चाइना ने उनको सपोर्ट किया और रेडिकलाइजेशन के अंदर और इंडिया के अगेंस्ट काम करने के लिए पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया। तो तीनों इन्वॉल्व हैं। जब हम देखते हैं कि इंडिया के बॉर्डर में हर एक बॉर्डर पे कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, तो और अफेक्ट होता है, वेयर एज व्हेन वी लुक एट यूरोपियन कंट्रीज़, अब वो नेटो है, उनका सब कुछ है, तो यूरोप में ये प्रॉब्लम नहीं है, ओपन बॉर्डर्स हैं। व्हेन अ कंट्री हैज़ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो ग्रोथ और ये सारा पीस बनाना कितना डिफिकल्ट हो जाता है आर्म्ड फोर्सेस के लिए? देखिए, हमारे जो है वो नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स, मोस्ट ऑफ देम चाइना, पाकिस्तान के साथ हमारे इश्यूज हमेशा से रहे हैं। हाउएवर नेपाल, भूटान, इवन श्रीलंका के साथ हमारे दोस्ताना संबंध ही रहे हैं। इनफैक्ट भूटान के साथ, नेपाल के साथ एंड अदर स्मॉल कंट्रीज, वी हैव हेल्प्ड देम। वी हैव ओपन बॉर्डर्स ऑल्सो। इन नेपाल के साथ हमारा कोई ऐसा क्लोज्ड बॉर्डर नहीं था। बहुत सारे नेपालीज पीपल आर वर्किंग इन द कंट्री विच इज़ एन ओपन बॉर्डर। उनकी लेकिन अपनी उनकी जेंजी की एस्पिरेशंस हैं नेपाल की। दे वांट अ गवर्नमेंट विच इज़ करप्शन फ्री। दे वांट अ गवर्नमेंट दैट इज़ independent and can take their own independent stance, not dependent on China or any other country. उनकी कल्चरल टाइज हमारे साथ बहुत है। हमारे कॉमन फेस्टिवल्स हैं, कॉमन रिलीजियस बिलीफ्स हैं बहुत सारी नेपाल के साथ। नेपाल इज़ अ फ्रेंडली कंट्री। Nepal has given us valiant soldiers, Gorkha soldiers.
They have served in our armed forces. No European country has that kind of a system. So we have good ties with our neighbors. India is a peaceful and a good, friendly neighbor. अब हैविंग सेड दैट, ये जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश का तो मैंने आपसे बात कर दी, और पाकिस्तान का जो है वो जग जाहिर है. हाउएवर आई थिंक नेपाल के अंदर सिचुएशन विल स्टेबलाइज. वी विल हैव a new government that will be elected, and it will take some good measures which will facilitate good ties between India and Nepal. अब रशिया की बात हो रही है. रशिया इंडिया का सबसे बढ़िया या बेस्ट अलाय बोला जाता है, या इजराइल के साथ भी इंडिया का रहा है. इसके अलावा ऐसे कौन से देश हैं कि जिन्हें इंडिया का अलाय बोला जा सकता है फॉर लॉन्ग? एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है. जो हमारे अलाइज हैं और उनकी आपस में बनती नहीं. वो कहते हैं कि जो हमारे बेस्ट दोस्त हैं वो आपस में जो है सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं. बड़ा ही अमेजिंग एक वो हो रखा है. आप देखेंगे कि जो है रशिया हमारा बहुत क्लोज दोस्त है, आप मानेंगे. फ्रांस भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है. फ्रांस ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस के ऊपर जो हमारे अगेंस्ट मूव किए थे पाकिस्तान ने या दूसरे किसी कंट्री ने, फ्रांस ने हर दफ़ा वीटो किए हैं. फ्रांस ने हमारे को बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड किया. रफ़ेल तो हम जानते ही हैं, वो हमारे साथ सबमरीन्स भी बना रहे थे. हमारे स्पेस प्रोग्राम के अंदर भी फ्रांस का बहुत हाथ रहा है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं. फ्रांस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन रशिया और फ्रांस दोनों एक नंबर के दुश्मन हैं आपस में. इसी तरह से हमारा बहुत अच्छा दोस्त जो है वो इज़राइल भी है, लेकिन इज़राइल और रशिया की ज़्यादा नहीं बनती. तो अगर आप देखेंगे जो हमारे बहुत तगड़े दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक सर्वे हुआ रशिया के अंदर और उन्होंने पूछा कि जो है वो टॉप 3 कंट्रीज़ जो आपके अगेंस्ट हैं उनका नाम जो है वो बताओ, जो टॉप के दुश्मन हैं, और टॉप के 3 दोस्तों का नाम बताओ. और इंडिया में भी फिर पूछा गया कि टॉप के 3 दुश्मनों का बताओ और दोस्तों का बताओ. तो रशिया के अंदर जो टॉप का फ्रेंड उन्होंने बताया वो चाइना को बताया, और इंडिया के अंदर जो टॉप का दुश्मन बताया वो भी चाइना को बताया. मतलब जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, हाँ. और जो हमारा दोस्त है वो उनका दुश्मन है, और जो उनका दोस्त है वो हमारा दुश्मन है. 2 अलग दोस्त हैं, पर वो 2 अलग दोस्त आपस में दुश्मन है. या अब उनका जो है सबसे अच्छा दोस्त चीन बताया उन्हीं के लोगों ने. हाँ. और हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन, जब लोगों से इंडिपेंडेंट सर्वे लिया तो वो उन्होंने भी चीन ही बताया. तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो उनका सबसे बड़ा दोस्त है. ठीक है. तो और हमारा जो सबसे बड़ा दोस्त है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है. हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो है वो 2 ही हैं, फ्रांस और इजराइल. वो उनके जब सर्वे के अंदर लिया गया तो वो सबसे बड़े टॉप 2 दुश्मनों के अंदर आ गए वहाँ पे. तो जो दोस्त का दुश्मन है वो भी हमारा दोस्त है. अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो है, लेकिन मतलब हम दोस्त तो हैं, लेकिन हमारे दुश्मन और हमारे जो है दोस्त वो कॉमन नहीं है. तो इंडिया यूएस टाइज अब बेटर होंगी ट्रम्प के रिजीम में? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी. और वो क्यों होंगी और कब होंगी, और उसका कोई चारा नहीं है. और हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, उनके पास भी कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है. और ये होंगी तब अगर जो है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में सीज़ फायर हो जाएगी, और उस सीज़ फायर होने के बाद ट्रेड एम्बार्गोज जो हमारे ऊपर लगे हुए हैं, और ये ट्रेड एम्बार्गोज ही हैं, ये पुल बैक हो जाएंगे. और 25% की जगह 50% की जगह 10-12% के ऊपर हमारे टैरिफ्स जब स्टैंड करेंगे, तब हमारे रिलेशनशिप धीरे धीरे इंप्रूव होंगे. और क्यों इंप्रूव होने ज़रूरी है? बिकॉज वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट एंड दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट. वो स्ट्रेटेजिकली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. उनकी जो है हम लार्ज मार्केट हैं, और हमारे को बेस्ट हमारे सारे प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, जॉब क्रिएशन के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमारे को यूएसए की ज़रूरत है. आज की डेट में हम इमेजिन नहीं कर सकते. हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स, हमारे बहुत सारे आईटी फर्म्स, हमारे इवन फार्मा फर्म्स बहुत सारे यूएस के अंदर प्रोडक्ट्स अपने बेचते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं. और अगर ये इस तरह के एम्बार्गोस ज़्यादा देर लास्ट करेंगे, उनकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, हमारी जॉब्स के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जो है वो लग जाएगा. हमारी बहुत सारी आईटी फर्म्स जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस एंड अदर, जिनके जीडीपी ही अगर देखा जाए, उनके रेवेन्यूज़ जो जनरेट होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू पाकिस्तान जनरेट होते हैं. वो सारे के सारे यूएस से अपने मेजर
अर्निंग्स करते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स अपने डिलीवर करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हमारे रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं होते, वो इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। सिमिलरली यूएस के लिए उनकी डिपेंडेंस है हमारे ऊपर, हमारे फार्मा कंपनीज़ के ऊपर डिपेंडेंस है, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के ऊपर उनकी डिपेंडेंस है, और वो एक ह्यूज मार्केट हमारी कंट्री के अंदर देखते हैं, तो उनको भी नुकसान होने वाला है। जब दोनों को नुकसान होने वाला है तो वो दोनों को नुकसान ये उठाने नहीं वाले इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में सम ईगो इशूज़ मे बी देयर। सो आई सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही यूएस और रशिया के बीच में क्लोज कनेक्ट एस्टेब्लिश होगा, जब सीज़ फायर रशिया और यूक्रेन के बीच में हो जाएगी, आर टाइज विद यूएस विल ऑल्सो इम्प्रूव। अगर अब हमास और इजराइल का भी जो हुआ है अभी, इंडिया का स्टांस कैसा था और क्या और बेटर हो सकता था? वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। हमारे इजराइल के साथ हमारे टॉप, अगर जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था, जब हमारी कंट्री के अंदर सर्वे हुआ तो हम इजराइल को अपना सबसे नज़दीकी दोस्त मानते हैं, टॉप 3 में आते हैं। इनफैक्ट जो भी यंग लॉट है वो तो आइडियलाइज करता है इजराइल को। दे आर ऑलमोस्ट लाइक इन अ रोमांटिक एसोसिएशन, दे बिकम सिम्प्स ऑफ इजराइल। तो इजराइल तो ये है हमारे लिए। और दूसरे वो हमारे साथ उनके डिफेंस टाइज भी हैं, उन्होंने बहुत सारे केसेस के अंदर हमारे को असिस्ट करने की भी बात की है। सिमिलरली हम उनको बहुत स्ट्रेटेजिक लीवेज देते हैं और हम उनको बहुत सारी चीज़ों के अंदर हेल्प करते हैं। पैलेस्टीन एक 2 नेशन थ्योरी जब बात हुई है, इंडिया ने हिस्टोरिकली पैलेस्टीन की एक इंडिपेंडेंट स्टेट को हमेशा बोला है कि इट इज़ अ वायबल ऑप्शन, इट शुड हैपन। वी हैव कंडेम्ड हमास विच एवरीबडी इज़ कंडेमिंग। तो ये भी हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हम कंडेम करते हैं टेररिज्म को, हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, हम हमास को भी ख़त्म करना चाहते हैं, वो भी उस एग्रीमेंट का हिस्सा है। इजराइल के भी हम फ्रेंड हैं, पैलेस्टीन के भी हम फ्रेंड हैं, वो भी उसका एग्रीमेंट का हिस्सा है। तो उस एग्रीमेंट के हिस्सेदारी में हमने अपनी कंट्रीब्यूशन एडिक्वेटली क्यों नहीं दी? दिस इज़ द डिसअपॉइंटमेंट। द डिसअपॉइंटमेंट इज़ डेट हमने एडिक्वेटली फ्रेमवर्क के अंदर ही इनिशियली ही मच इन एडवांस उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, और हमारे टॉप मैन को, इफ़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर, एटलीस्ट मे बी द डिफेंस मिनिस्टर और द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था। अभी जो है पाकिस्तान का कोई से नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से जो है हिस्टोरिकली अदरवाइज एंटी इजराइल रहा है, अभी पैचअप करने की कोशिश कर रहा है थ्रू यूएस, इजराइल के अगेंस्ट रहा है। उनकी पैलेस्टीन लोगों पीपल के साथ भी कोई एफिलिएशन नहीं है। दे हैव नेवर कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स देयर अपलिफ्टमेंट ऑल्सो। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेंटर स्टेज पे खड़े हो जाते हैं और ट्रंप की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, एंड ही गेट्स लॉट ऑफ लीवे बिकॉज ऑफ डैट। अभी बात हो रही है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे गाजा के अंदर, पीस प्लान के अंदर 20,000 सोल्जर्स उनके जो है वो जाएंगे। टोटली अनवारंटेड, एक्चुअली इजराइल शुड शाई अवे फ्रॉम इट, बट ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज यूएस चाह रहा है ऐसा हो। हमारी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होनी चाहिए थी, हमारे को इसको स्पीयर हेड करना चाहिए था। हम आने वाले सालों में विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। अगर हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, द डिप्लोमेसी फॉर बिकमिंग विश्व गुरु स्टार्ट्स हेयर, एंड उसके लिए हमारे को जो है वो जिगरा रखना पड़ेगा, और उस जिगरे को रखने के लिए नज़रें चुराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को फेस करने की ज़रूरत है। हम कहें जो हमने कहना है, वो कहें जो उनको कहना है, हम खड़े रहें अपनी जगह पर, वो खड़े रहें अपनी जगह पर। लेकिन अगर हम भाग ही लेंगे वहाँ से तो फिर वही कहेंगे, हम तो कुछ कहेंगे ही नहीं। तो हमें कहना है, हमें इंटरनेशनल अफेयर्स में भी कहना है, और जो हमारी स्टेटेड पोजीशन है उसको असर्ट भी करना है। एंड मोस्ट एनालिस्ट्स कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ नहीं गए। माई टेक इज़ डिफरेंट। मे बी जो है वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लास्ट में हुई उसको नहीं अटेंड करते, लेकिन उससे पहले जो स्पेड वर्क हो रहा था उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन और वेरियस स्टेप्स के अंदर एंड वेरियस प्लेसेस के अंदर इंडिया की प्रेजेंस का फील होना नहायत ही ज़रूरी था। इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी डिप्लोमेटिकली। अच्छा, अभी इंडिया पाकिस्तान की क्या स्पेकुलेशन चल रही थी कि दोबारा कुछ एक्शन होगा, तो आपको लगता है कि कोई? बिल्कुल होगा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपने देखा है क्या किया उन्होंने फरीदाबाद मॉड्यूल के अंदर, और जो है
कम से कम जो है 17-18 तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड इन्फ्रंटेशन के अटैम्प्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर हम टेररिस्ट्स को मार चुके हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे। ये एट द हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान प्लान कर रहा है, एवरीडे धमकी दे रहा है। जैश ए मोहम्मद का चीफ जो है वो उनका स्टेट गेस्ट बन के वहाँ पे बैठा हुआ है। उसी तरह से हाफिज़ सईद उनके जो है ही इज़ इंजॉइंग इन पाकिस्तान। ये इंटरनेशनली नोन टेररिस्ट्स हैं। जैश ए मोहम्मद का चीफ जो है मसूद अज़हर, उसको हमने कंधार के अंदर छोड़ा था, वो हाईजैकिंग के बाद रिलीज़ हुआ था। ही इज़ टॉप नंबर 1 टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दे हैव गिवन हिम पैट्रनेज एंड दैट पैट्रनेज नीड्स टू बी आइदर टेकन अवे और पाकिस्तान विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और वो कॉन्सिक्वेंसेस वो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा कि हुआ गया। उसके बाद दोबारा जो है वो इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा टेररिस्ट्स को दोबारा भेजने की। पर जैसे वो न्यूक्लियर वॉर की हमेशा धमकी देता है। न्यूक्लियर वॉर इज़ अ न्यूक्लियर ब्लैकमेल। और हमारे पास एक न्यूक्लियर वॉर के डेटरेंस कंपैरेटिवली होने चाहिए। एंड वी हैव टू मेक आवर सेल्फ, वी जस्ट कांट से कि हम नहीं मानते कि ये वो बेवकूफ़ हैं वो। और अब सारी की सारी पावर मुनीर के पास आ गई है। इट इज़ अ वन मैन शो। इरेटिक है पाकिस्तान, तो कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेवकूफ़ है, कुछ भी कर सकता है। बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया, मार भी देगा, कुछ ना कुछ मार देगा कहीं छोटा। तो हमारे डेटरेंस होने बड़े ज़रूरी हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैव टू बी क्रेडिबल इनफ। वी हैव टू अपग्रेड आर न्यूक्लियर टेस्टिंग एज वेल। मुझे ऐसा लगता है कि ये राइट टाइम है कि हमारे को अभी फर्दर न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म होती है और यूएस के साथ टाइज बेटर होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, वी मस्ट गो अहेड फॉर अ वेरी वेरी क्रेडिबल एंड मच मोर सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये अगर ऐसा कोई एक्शन होता है, आपको क्या लगता है कि टेंटेटिवली कब तक हो सकता है, रोना हो तो? 1.5 year। इन द नेक्स्ट 1.5 years। और इंडिया का इस बार स्टांस डिफरेंट होगा? ये नहीं, विद इन 1.5 years। मैं न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर रहा था okay। कि 1.5 year के अंदर अंदर। नहीं, अगर इंडिया पाकिस्तान ये का कोई तो 6 एक्शन? महीने में भी हो सकता है। ओके। तो इस बार रिजल्ट डिफरेंट होगा ना? रिजल्ट वही होगा। पाकिस्तान पूरी तरह से हारेगा, रोएगा और झूठ बोलेगा। रिजल्ट तो वही होगा। हाँ, टेररिज्म उसके बाद काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा। तो जैसे बात की जाती है कि उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट। द रोड मैप इज़ के जो है मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन वी आर नॉट प्लानिंग राइट नाउ फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्योंकि ऑक्युपाई करके करना क्या है? ऑक्युपाई करके हमने ऑक्यूपेशनल फोर्स तो बनना नहीं है। वी डोंट वांट टू ऑक्यूपाई अ प्लेस के भाई हमने ऑक्यूपाई कर ली फॉर द हेक ऑफ ऑक्यूपाइंग। वहाँ पे है क्या ऐसा कोई ना जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम ऑक्यूपाई करके 4 चांद अपनी जो है वो उस पर लगा लेंगे। लायबिलिटी बढ़ जाएगी। हम उसको ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते वो, लेकिन हमारा लैंड है। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं दे हैव टू रियलाइज कि दे आर बेटर ऑफ विद इंडिया एंड अलाइनिंग विद इंडिया। और वो शुरू से ही हमारा साथ थे। दे हैव बीन इंडोक्ट्रिनेटेड। दे हैव टू रेज अ रिबिलियन अगेंस्ट द पाकिस्तानी regime and they have to elect their own prime minister who over a period of time will realize कि उसकी ऑटोनॉमी के साथ साथ उसकी हमारे साथ कितनी जो है वो अफिनिटी जो है वो होगी। और तब अगर उसको जो है मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम प्रोवाइड करेंगे। वी विल प्रोवाइड दैट प्राइम मिनिस्टर और दैट regime change force that comes up on its own, not a terrorist force, on its own. If it comes up on its own, they rebel against their government and they form a credible force. That force will be supported by India, should be supported by India. वो हमारे लोग हैं जो ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने ले लिया। और अगर वो जो है पाकिस्तान को नहीं पसंद करते और हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो क्यों नहीं, फिर मिलेंगे। Yeah, I think this is a deadly combination. A soldier becoming a journalist and then जो आपसे बात करके मज़ा आया है because now you have a whole view of everything. क्योंकि you have been very active in the forces, आप फ्रंट पे भी रहे हैं और फिर अब आपका जो जर्नलिज्म का फेज़ है। So and it's been amazing talking to you. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। I had the pleasure as well. मैंने कई और पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन जो ठहराव और आराम से आपने जिस तरह से बात की है, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग,
It has been incredible. It has been an incredible talk, and it has made me feel much easy to communicate my feelings as well as my thoughts. Thank you so much. Thank you. It's been a pleasure. Colonel Kohli, how was your experience at the Supreet Singh show? The studio, the ambience, the hospitality has been immaculate. एक homely vibe यहाँ पे आते ही मिलती है, and one feels like speaking their mind out. जितने भी पॉडकास्ट अभी तक किए हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कभी लगता था कि पूरी की पूरी फीलिंग्स शायद बाहर नहीं आ पाई, या यू हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ प्रॉपरली. दैट वाज नॉट द केस. एंड इस पर्टिकुलर शो के अंदर वेरी प्रोफेशनली डन, lighting as well as the cameras and the technical equipment, the mics, and the warm smile that you have is just out of this world. Thank you so much. Thanks a lot. Means a lot for us. Thank you. Thank you.